हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रशांत इनसाइट्स। फ्रेंड्स, हम पिछले वीडियो में ज्योग्राफी पढ़े थे, बिहार स्पेशल ज्योग्राफी पढ़े थे, जो कि आपके 72 बीपीएससी, 73 बीपीएससी, एईडीओ और या फिर TRE 4 या फिर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार स्पेशल हिस्ट्री पढ़ना, ज्योग्राफी पढ़ना जरूरी है। तो हिस्ट्री हमारा कंप्लीट हो चुका है, 5 भागों में हम हिस्ट्री को अभी तक अपलोड कर चुके हैं। आप चाहे तो देख सकते हैं, आई बटन में आ जाएगा। ठीक है, तो हम आज ज्योग्राफी के सेकेंड पार्ट को कर रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो वन एवं वन्य जीव। बिहार एक मानसूनी प्रदेश है, यहाँ मुख्य रूप से मानसून पर्णपाती वन पाए जाते हैं और ये दो भाग होते हैं, एक आर्द्र पर्णपाती वन, दूसरा शुष्क पर्णपाती वन। और आर्द्र पर्णपाती वन उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पे औसतन वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन किशनगंज, पश्चिमी चंपारण यानी वाल्मीकि नगर वन, नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, और ऐसे वनों में साल, सेमल, जामुन, सागवान आदि के वृक्ष मिलते हैं। इनके अतिरिक्त इन वनों में सवई घास, हाथी घास, नरकट, बेंत आदि झाड़ियां भी पाई जाती है। ठीक है, शुष्क पर्णपाती वन ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं वहां जहां वर्षा वर्ष में औसतन 120 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है, हमने बताया था आर्द्र में कि वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है, उसको कहते हैं आर्द्र पर्णपाती वन। यहाँ पे ऊपर में देखिए, यहाँ पे है ना, और जहां 120 सेंटीमीटर से कम होती है उसको हम शुष्क पर्णपाती वन कहते हैं। बिहार में अधिकांश इसी प्रकार के वन पाए जाते हैं और ये वन जो है कैमूर की पहाड़ी, मुंगेर, जमुई, बांका इन सब क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, और इसमें जो पेड़ पौधे होते हैं वो शीशम होते हैं, अमलतास, साल, खैरा, महुआ, पलास, जामुन, बांस ये सभी वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, बिहार के वन्य जीव अभयारण्य के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान तथा 12 वन्य जीव अभयारण्य है। ये इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अकॉर्डिंग की जानकारी है। ठीक है, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिमी चंपारण में है और ये 1779 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में है। ये इसकी विशेषता ये है, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें बिहार के सबसे घने वन पाए जाते हैं और बिहार का एकमात्र वाल्मीकि बाघ आरक्ष इसके अंदर है। भीम बांध एवं वन्यजीव अभयारण्य ये मुंगेर में है। ठीक है, और इसमें तेंदुआ, भालू, सुअर, मगरमच्छ ये सभी पाए जाते हैं। गौतम बुद्ध पक्षी विहार ये गया में है। यहाँ देखिए, गौतम बुद्ध पक्षी विहार ये है गया में है। ठीक है, कांवर झील वन्य जीव अभयारण्य ये बेगूसराय में है और इसकी जो विशेषता है वह साइबेरिया पक्षियों का आश्रय स्थल है। और रामसर सूची में शामिल बिहार का प्रथम आर्द्र भूमि भी ये है, कांवर झील वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य ये रोहतास कैमूर में है और बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। नागी बांध पक्षी विहार ये जमुई में है और ये सबसे छोटा अभयारण्य है। ठीक है, नकटी डैम वन्यजीव अभयारण्य ये जमुई में है। यहाँ देखिए, नकटी डैम वन्यजीव अभयारण्य ये जमुई में है और विश्व पर्यावरण दिवस 2024 पर नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया है। क्या आपको पता है, अभी तक 100 रामसर सूची जारी हो चुका है। हम जल्दी एक वीडियो लाएंगे जहां पे आपको हम रामसर सूची के बारे में बताएंगे और पढ़ाएंगे भी उसको। ठीक है, अभी फिलहाल में हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इस पे हम फोकस करते हैं। राजगीर वन्यजीव अभयारण्य ये नालंदा में है। ठीक है, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य ये पश्चिमी चंपारण में है और इसकी विशेषता जो है, इस अभयारण्य के अंतर्गत उदयपुर झील को वर्ष 2025 में रामसर सूची में शामिल किया गया है। रजौली वन्यजीव अभयारण्य ये नवादा में है। कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्यजीव अभयारण्य ये दरभंगा में है और साइबेरिया पक्षियों का एक आश्रय स्थल है। ठीक है, कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्य अभयारण्य कहाँ पे है? दरभंगा में है। रजौली वन्यजीव नवादा में, उदयपुर वन्यजीव पश्चिमी चंपारण में है ना। विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य भागलपुर में है और ये 60 किलोमीटर के क्षेत्रों में फैला है। गंगा नदी में मुंगेर से भागलपुर तक ये फैला हुआ है। ठीक है, भारत के पहले डॉल्फिन अभयारण्य के रूप में ये प्रसिद्ध है। भागलपुर में विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य है ना। बड़ेला सलीम अली पक्षी अभयारण्य ये वैशाली में है। इसकी विशेषता ये दूसरा सबसे छोटा अभयारण्य है। ठीक है, 1.98 किलोमीटर के दायरे में है। अब बिहार में वन्यजीव अभयारण्य जो है, इसको थोड़ा सा मैप से देख लेते हैं। अभी हम ऊपर से पढ़ रहे थे, मैप से देखेंगे जिससे कि आप इसको याद करने में आपके लिए आसानी होगी और आपके दिमाग में एक चीज फोटोजेनिक कहते हैं वो आपके दिमाग में हो जाएगा, है ना।
देखिए बिहार को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। ठीक है, पहले हम उत्तर बिहार के वन्यजीव अभयारण्य को पढ़ेंगे, फिर दक्षिण बिहार के वन्यजीव अभयारण्य को पढ़ेंगे, है ना। थोड़ा सा मैं इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ से पश्चिम से पूर्व की ओर पढ़ेंगे। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे पाया जाता है? ये पश्चिमी चंपारण में है। और उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य ये भी पश्चिमी चंपारण में है। कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ है? ये तो दरभंगा में है। और कांवर झील वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पे है? ये बेगूसराय में है। ठीक है, और ये यहाँ पे देखिए बड़ेला सलीम अली पक्षी अभयारण्य ये कहाँ पे है? ये वैशाली में है। अब हम कुछ दक्षिण बिहार के वन्यजीव अभयारण्य के बारे में देखते हैं। ये भी हम पश्चिम से पूर्व की ओर देखेंगे। तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे? कैमूर जिले में है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे? गया जी में है। और राजगीर पंत वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? ये नालंदा में है। और रजौली वन्यजीव अभयारण्य ये है नवादा में, है ना। और नागी जलाशय पक्षी अभयारण्य और नकटी जलाशय पक्षी अभयारण्य ये जमुई में है। और मुंगेर में है भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य, है ना। और विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य ये भागलपुर में है। ठीक है, अब हम बिहार के रामसर स्थल के बारे में आपको बताएंगे। देखिए बिहार में कुल वर्तमान में 6 रामसर स्थल हैं अभी। ठीक है, कांवर झील इसका घोषणा हुआ है 2020 में, पहला है ये बेगूसराय जिला में है। और क्षेत्रफल इसका है 2620 हेक्टेयर में। ठीक है, इसके बाद है नागी पक्षी अभयारण्य ये कहाँ है? ये है जमुई में, ये 2024 में इसकी घोषणा हुई है। ठीक है, उसके बाद है नकटी पक्षी अभयारण्य ये भी 2024 में, ये भी जमुई में। अभी हमने मैप में आपको बताया था कि नागी नकटी जमुई में है ना। गोकुल जलाशय है ये बक्सर में है, 2025 में इसकी घोषणा हुई है। ये रामसर स्थल की बात कर रहा हूं मैं, आप भूल मत जाना आप, है ना। उदयपुर झील ये है पश्चिमी चंपारण में है, ये 2025 में इसकी घोषणा हुई है। और गोगाविल झील जो है ये 2025 में इसकी घोषणा हुई, और ये कटिहार में है ना। तो हम पढ़ते हैं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के बारे में। ठीक है, भारत एवं वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्षों पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, यहां देखिए प्रत्येक 2 वर्षों पर यह सर्वेक्षण जारी किया जाता है। सर्वप्रथम यह रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित हुआ और 2023 रिपोर्ट इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है। ये बिहार में वन आवरण देखते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का वनावरण जो है 7532 वर्ग किलोमीटर है ना, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 8% है। आपसे प्रश्न में जब पूछा जाएगा, इस बार तो ऑप्शन ई रहेगा, इसमें कि आपको टिक आउट करना होगा, तो आप तो छोड़ भी नहीं सकते हैं आप, इसीलिए इसको ध्यान से पढ़िए। अगर आपको याद नहीं रहता है जो आप पढ़ते हैं, तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को अभी 1 बार 2 बार देख लीजिए, फिर उसको 1 सप्ताह बाद रिवाइज कीजिए, फिर 15 दिन बाद रिवाइज कीजिए, फिर 1 महीने बाद सेम वीडियो को रिवाइज कीजिए। ऐसे क्या होगा कि आप भूलेंगे नहीं चीजों को, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और क्वेश्चन जो टेस्ट सीरीज होता है उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आप बेहतर उसमें अंक ला पाएंगे एग्जाम्स में, और आप एग्जाम को क्रैक करने में सफलता हासिल करेंगे, है ना। हाँ, तो अभी मैं ये बता रहा था बिहार का वनावरण जो था वो 7532 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य की कुल भौगोलिक का 8% है। ठीक है ना, क्षेत्रफल का 8% है। 2021 की रिपोर्ट की तुलना में वनावरण में 151 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अब बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण देखते हैं, वन का आवरण कितना है और वृक्ष का आवरण कितना है। तो वनावरण जो है बिहार में वो 7532 वर्ग किलोमीटर है, 8% है, अभी मैंने ऊपर में बताया था आपको। और ये वृद्धि कितना हुआ है? 151 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुआ है। और वृक्षावरण कितना है? 2500 वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब वृक्षावरण कम है, कितना है? 2.68%। ये 159 वर्ग किलोमीटर इसमें वृद्धि हुई है। और झाड़ी कितना है? 260 वर्ग किलोमीटर। ये है कुल क्षेत्रफल का 0.28%। इसकी वृद्धि के बारे में जानकारी नहीं है। कुल जो है 10,292 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है वनावरण और वृक्षावरण दोनों का मिला के आप कह लीजिए। ठीक है, और दोनों में जो प्रतिशत जो वृद्धि हुई है वो 10.96% हुई है, और वृद्धि 310 वर्ग किलोमीटर में हुआ है। ठीक है, जिलों में वनावरण क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक देखते हैं और इधर सबसे कम देखेंगे। ठीक है, तो जिला जो है कैमूर है, इसमें सबसे अधिक वनावरण है 1025.68 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है पश्चिम चंपारण 908.23 वर्ग किलोमीटर। फिर जमुई 670.84 वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम वनावरण
जो क्षेत्रफल है वो शेखपुरा है 0.82 वर्ग किलोमीटर, और अरवल है, अरवल में कितना है 4.02 वर्ग किलोमीटर, और बक्सर में कितना है 6.01 किलोमीटर। आपको वन आवरण में आपको क्रम वाइज से सजाने के लिए उसमें पूछा जा सकता है। तो एक बार मैं फिर से आपको दोहरा देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। सबसे अधिक जो वन आवरण है कैमूर में है, उसके बाद पश्चिम चंपारण है, उसके बाद जमुई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, और सबसे ज्यादा जो है कैमूर में है, फिर पश्चिम चंपारण में है, फिर जमुई में है, और सबसे जो कम है वो शेखपुरा में, अरवल में, और फिर है बक्सर में, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके बाद जिलों में वनावरण प्रतिशत के अनुसार। तो सबसे अधिक जो वनावरण प्रतिशत के अनुसार है कैमूर में है 30.51%, फिर जमुई में है 21.65%, फिर है मुंगेर में 21.65%। सबसे कम जो है वनावरण प्रतिशत के अनुसार जिला में शेखपुरा में है 0.12%, बक्सर में 0.35%, सिवान में 0.42% है ना। अब हम 2021 की तुलना में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि और नुकसान वाले जिले के बारे में बात करेंगे। वनावरण में वृद्धि जो हुआ है सबसे अधिक जिले में वो है भागलपुर में हुआ है। कितना हुआ है भागलपुर में 33.82 वर्ग किलोमीटर हुआ है। उसके बाद मधुबनी में हुआ है, फिर बांका में हुआ है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो कैमूर में हुआ है। कितना 35.35 वर्ग किलोमीटर, -35 में लगा रखा है। तो नवादा में फिर नुकसान हुआ है 9.76 वर्ग किलोमीटर, फिर किशनगंज में नुकसान हो रखा है। तो वनावरण में नुकसान में जो जिला है वो कैमूर है, नवादा है, फिर किशनगंज है। और जो वनावरण में वृद्धि में हुआ है भागलपुर है, मधुबनी है और बांका है। और वनावरण में जो शीर्ष जिले हैं जो बहुत घने वन है वो किसमें है, पश्चिम चंपारण में है। कितना है तो 330.78 वर्ग किलोमीटर है। और मध्यम रूप से घने वन जो हैं वो है पश्चिम चंपारण में 527.25% है ना। और खुले वन जो हैं वो कैमूर में 499.68% वर्ग किलोमीटर में है। अब हम थोड़ा सा तुलना कर लेते हैं 2019, 2021 और 2023 के वनावरण में तुलना करते हैं। बहुत घने वन 2019 में कितना था 333 वर्ग किलोमीटर, और 2021 में कितना था वो भी उस समय भी 333 वर्ग किलोमीटर था। और 2023 में कितना है वनावरण बहुत घने वन में 387 वर्ग किलोमीटर इसमें वृद्धि हुआ है ना। और मध्यम रूप से जो घने वन है वो 3250 वर्ग किलोमीटर है। फिर 3286 वर्ग, थोड़ी सी इसमें वृद्धि हुई है। फिर 3284 वर्ग किलोमीटर में थोड़ी सी नुकसान हो गया है इसमें। खुले वन के रूप में देखते हैं तो 3693 वर्ग किलोमीटर था 2019 में, और 2021 में 3762 वर्ग किलोमीटर, और फिर 2023 में 3861 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुआ है ना। अब कुल देख लेते हैं, कुल वनावरण की तुलना 2019 में था 7306 वर्ग किलोमीटर, और 2021 में 7381 वर्ग किलोमीटर, फिर 2023 में था 7532 वर्ग किलोमीटर है ना। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में वन एवं वृक्ष आवरण का प्रतिशत 10.5% है। इसको याद रखिएगा। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार बिहार में विभिन्न प्रकार के वनों की संरचना, अब खुले जो वन है वो है 51% है, और मध्यम सघे वन जो है वो है 44% है, और अत्यंत सघे वन जो है वो है 5% है। एक बात यहाँ पे नोट है, 10% से अधिक शिखर घनत्व और 1 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल वाली वृक्षादित भूमि को वनाच्छादन माना जाता है। यानी कि 10% से अधिक शिखर घनत्व और 1 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल वाली वृक्ष आच्छादित भूमि को वनाच्छादन माना जाता है। ठीक है, वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में वनाग्नि की सर्वाधिक जिलावार सबसे ज्यादा जो है वो पश्चिम चंपारण में हुआ है 1403, उसके बाद जमुई में हुआ है, फिर मुंगेर में हुआ है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट बिहार, स्पेशली बिहार के लिए। ठीक है, बिहार में आपदा प्रबंधन। देखिए बिहार जैसा कि आपको पता है कि मैदानी राज्य है, इसमें मुख्यतः जो होता है वो बाढ़ होता है, और इसके बाद सूखा, भूकंप या चक्रवात, ये सभी लू सभी कभी कभी होता है, अक्सर होता है। ठीक है, यहाँ देखिए बिहार के 38 जिले में 28 जिले बाढ़ प्रभावित हैं, समझ रहे हैं आप। और इन 28 जिलों में 15 बाढ़ प्रभावित है तथा 13 कम बाढ़ प्रभावित जिले हैं। और आपको पता है कि बिहार में जो बाढ़ आता है वो अधिकतम सबसे ज्यादा वो उत्तर बिहार में आता है, दक्षिण बिहार में बाढ़ कम आता है। दक्षिण बिहार में सूखा, भूकंप, चक्रवात इन सबसे होता है
हालांकि भूकंप दक्षिण बिहार में कम और उत्तर बिहार में अधिक आने की संभावनाएं होती है। बाढ़ का जो अत्यधिक प्रभाव दिखता है उत्तर बिहार में देखा है, तो ये तो मैंने अभी बता ही दिया। और बिहार बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के भारत के कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्रफल का 16.5% है। ये बहुत बड़े अपने आप में है। अब आपको हम बताएंगे कि अत्यधिक बाढ़ प्रभावित जिले कौन कौन से हैं। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे वो बीपीएससी हो, टीआरई-4 हो या बिहार एसएससी हो, इनमें पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा जिला सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित जिले में आता है या फिर कम बाढ़ प्रभावित जिले में आता है ना। तो सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित जो जिला है वो पश्चिम चंपारण में, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू आ गया है, देखते हैं क्या होता है इसमें। हाँ, आ गया फिर से, ठीक है। तो अत्यधिक बाढ़ प्रभावित जो जिले हैं वो है पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार, ये अत्यधिक बाढ़ प्रभावित जिले हैं। और कम बाढ़ प्रभावित जो जिले हैं वो है पश्चिमी चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्णिया, किशनगंज, पटना, नालंदा, भोजपुर, लखीसराय, ये सभी कम बाढ़ प्रभावित जिले हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, ये है कम बाढ़ प्रभावित जिले। अब बाढ़ आने के जो प्रमुख कारण है वो तो आपको पता ही है कि भारत की भू आकृति का नीचा होना होता है। बिहार में वर्षा ऋतु 2 माह में अत्यधिक वर्षा होता है। और उत्तर बिहार में नदियों में वर्षा ऋतु में अत्यधिक जल प्रवाह देखने को मिलता है। और बिहार में जल प्रबंधन का भी अभाव दिखने को मिलता है और तटबंध अक्सर टूट जाते हैं और जल संग्रह क्षेत्र में मानव का प्रसार आदि होता है। कई बार देखेंगे अपनी नदियों के किनारे लोगों के द्वारा घर भी बसा लिया जाता है ना। अब हम थोड़ा सा सूखा के बारे में पढ़ते हैं। मानसून की अनिश्चितता और जल के अवैज्ञानिक दोहन के कारण सूखा की स्थिति उत्पन्न होती रहती है, ठीक है। थोड़ा सा मैप में इसको देखने का प्रयास करेंगे। बिहार का लगभग 20% क्षेत्र सूखे से प्रभावित होता है और सूखे से प्रभावित होने वाले जो जिले हैं वो औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, रोहतास है, कैमूर और मुंगेर जिले, ये सभी सबसे अधिक सूखे से प्रभावित होता है ना। और सूखा नियंत्रण के लिए आधुनिक सिंचाई पद्धति जैसे टपक सिंचाई, फव्वारा सिंचाई, ये सभी का प्रयोग, निर्माण का कार्य भी किया जाना आवश्यक होता है। भूकंप के बारे में देख लेते हैं। बिहार की भौगोलिक अवस्थिति हिमालय के समीप होने के कारण यहाँ पे भूकंप की संभावनाएं जन्म देती है। बिहार के अलग अलग जो भूकंप संभावित क्षेत्र हैं उसको विभिन्न जोनों में बांटा गया है। 5, 3, 4, 5 इसमें विभाजित किया गया है। जो जोन 5 होता है ये अत्यधिक प्रबलता होता है, इसमें सबसे अधिक भूकंप आने की संभावनाएं होती है। जैसे किशनगंज, आपको मैप याद है ना, किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, इन सभी में अधिक भूकंप आने की संभावनाएं होती है। उससे कम जो भूकंप आने की संभावनाएं होती है उसको जोन 4 में रखा गया है ना। पूर्वी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण है, सारण, वैशाली, पटना, सिवान, शिवहर, ये सभी जोन 4 में आता है। और जोन 3 में जो है जिसमें निम्न प्रबलता है वो गया है, औरंगाबाद है, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर ये और मुंगेर है ना। अब हम चक्रवात के बारे में देख लेते हैं। बिहार भौगोलिक रूप से समुद्र तटीय जो राज्य है वो समुद्र से सटा हुआ नहीं है इनका, लेकिन बंगाल की खाड़ी के समीप होने के कारण चक्रवात जैसे आपदा से कभी कभी ये प्रभावित हो जाता है ना। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले जो भी चक्रवात हैं वो बंगाल, झारखंड से होकर के बिहार के सीमावर्ती जिलों को प्रभावित करता है। और चक्रवात जो मुख्य रूप से बिहार के पूर्वी जिले में आता है, जैसे किशनगंज हो गया, पूर्णिया हो गया, भागलपुर हो गया, कटिहार हो गया, अररिया होगा, बांका हो गया, ये सभी प्रभावित होता है, ठीक है। और चक्रवात में मूसलाधार वर्षा, तेज हवाओं से जान माल की क्षति होती है, तो आपको पता ही है। अब सेंडाई फ्रेमवर्क और बिहार के बारे में जानते हैं। सेंडाई फ्रेमवर्क जो है वो आपदा प्रबंधन से संबंधित है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है कि सेंडाई फ्रेमवर्क किससे संबंधित है। ये आपदा प्रबंधन से संबंधित है। जापान के सेंडाई शहर में मार्च 2015 में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए तीसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में आपदा जोखिम में कमी लाने संबंधित 7 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। भारत ने 1 जून 2016 को सेंडाई फ्रेमवर्क को अपनाया। बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने सेंडाई फ्रेमवर्क से संबंधित कार्य योजना को लागू किया है। इसके तहत बिहार में 2016 में
आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप 2015 से 2030 अपनाया गया था, है ना। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे ज्योग्राफी बिहार जो स्पेशल ज्योग्राफी ये खत्म हो गया। आज के वीडियो को यहीं तक रखेंगे और नेक्स्ट जो हमारा होगा लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम बिहार की इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। और आप वीडियो को साथ साथ रिवाइज भी करते जरूर जाइएगा, भूलना नहीं है, क्योंकि जितना भी फैक्ट पढ़ा हुआ है हम लोग ने मैप के साथ पढ़ा है और बिल्कुल आसान शब्दों में पढ़ा है, कहीं कोई जटिलताएं नहीं देखने को आपको मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बिहार इकोनॉमी के साथ। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।